दिल्ली के अंदर जो कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर के बड़ा चिंता का विषय है। दिल्ली में कल यानी कि 1 लाख से ज्यादा मरीज दिल्ली में हो चुके हैं, जो कि बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं। और निरंतर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस संक्रमण से लगभग 3,000 से ज्यादा मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। ये भी एक चिंता का बड़ा विषय है। साथ संक्रमण से लोगों की जानें जा रही हैं, वहीं पे इसकी रोकथाम और इसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकारों के जो अब तक के डिसीजन रहे हैं, जो निर्णय रहे हैं, चाहे और लॉकडाउन का इश्यू हो और उस लॉकडाउन को धीरे धीरे जिस तरह से राहत दी गई, उसके बावजूद दिल्ली के लोग आज भी परेशान हैं। खासतौर से चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब्स की बात करें, बड़े आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं। खासतौर से जो मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं, जो लोगों को जानकारी मिल रही है, जिसमें प्राइवेट जो कर्मी हैं, उनकी सैलरी की चाहे कटौती की हम बात करें या उनकी नौकरियों की हम बात करें, हर चीज पर इस संक्रमण का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इस संक्रमण से जहां लोग जिंदगी से भी हाथ धो रहे हैं, वहीं पर काफी आर्थिक हानि का भी दर्द लोगों को झेलना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा, कई की नौकरी जा रही है, काम धंधे बंद है, रोजगार है नहीं, और दूसरी तरफ इस संक्रमण के इलाज को लेकर के लोगों के मन में चिंताएं। कोई लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में बंद है, कुछ संक्रमण की वजह से क्वारंटीन के कारण अपने घर में है, और इस संक्रमण के इतनी सारी चीजों के बाद एक और बड़ी समस्या दिल्ली के शहर में उभर कर नजर आ रही है, जिसमें खासतौर से चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, चाहे कोई संक्रमित हो या अपने घर में रुकने वाले इस इलाज को लेकर के चिंतित हो। परेशानी एक ही है कि मानसिक तौर पे भी वो लोग धीरे धीरे हिम्मत छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकारों की जो अब तक एफर्ट्स है, उसको लेकर के हम बार बार सरकारों को सचेत करते रहे। पहले ही दिन से चाहे राहुल जी ने ट्वीट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को आगाह किया हो, या दिल्ली के अध्यक्ष के तौर पे भी मैं निरंतर स्वयं भी सरकारों की खामियां को हम बताते रहे, सुझाव भी देते रहे। इसीलिए कई बातें हमने इस सरकार तक पहुंचाई हैं। कुछ चीज़ों को उन्होंने संज्ञान लिया, कुछ चीज़ें उन्होंने हमारी मानी भी, लेकिन एक तो निरंतर जो मांगे हैं वो अभी पेंडिंग है। इसीलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम एक दो चीज़ों की हम फिर से सरकार से आग्रह करेंगे कि लोगों के पास रोजगार नहीं है और लगातार जो बढ़ोतरी, चाहे वो खाद्य वस्तुओं हो या पेट्रोल डीजल की हम बात करें, महंगाई की बात करें, आर्थिक बोझ लोगों पे निरंतर बढ़ रहा है। तो जिस तरह से कांग्रेस ये मांग करती रही है, कंटेनमेंट जोन के अलावा कोई भी संक्रमण से पीड़ित है, इस कोविड के द्वारा कोई भी पीड़ित है, उस परिवार को तुरंत 10,000 रुपये की मदद दिल्ली की सरकार उनको तुरंत दे, यह आग्रह हम निरंतर करते आ रहे हैं। साथियों, हॉस्पिटल्स की तैयारियों को लेकर के सरकार कुछ भी दावा करें, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग के अंदर 10,000 बेड्स की बात हो या अन्य किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा या बैंकेट हॉल के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं की बात हो, प्रश्न आज भी खड़े हुए हैं कि दिल्ली सरकार अपने तीनों हॉस्पिटल, जिनकी बिल्डिंगें, इमारतें बनकर तैयार हैं और जिसमें स्वयं के इनके स्वास्थ्य मंत्री रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन एक हॉस्पिटल का जो कार्य है वो 98%, एक 93% और एक 80% जिनका कार्य पूरा हो चुका है, उनमें कब ये काम शुरू करेंगे, कब इनको
कोविड हॉस्पिटल या कोविड सेंटर के रूप में शुरू करेंगे, ये अभी तक सरकार नहीं बता पाई। तो हम ये मांग करते हैं कि सरकार इन पे भी जरूर संज्ञान लेंगे और इन हॉस्पिटल्स को जनता को समर्पित करेंगे, खासतौर से अंबेडकर नगर दक्षिणपुरी का हॉस्पिटल, द्वारका का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल और बुराड़ी हॉस्पिटल, इन तीनों हॉस्पिटलों को जनता को समर्पित करें। ऐसी हम मांग दोबारा इस सरकार के सामने रखना चाहिए। साथ ही इस कानून का एक और जो प्रभाव दिखने को आ रहा है, जिसमें आपने 6 तारीख को ऐसे नौजवान पत्रकार साथी कि आपने दुखद हादसे का जिक्र सुना होगा, जो कि एम्स हॉस्पिटल में एडमिट था, जो दैनिक भास्कर, जो दैनिक हमारा समाचार पत्र है उसका पत्रकार था, युवा था, तरुण सिसोदिया। जो जानकारी दी गई है, उसने मार्ग से कूद करके अपनी जान दे दी, यानी कि खुदकुशी की, ऐसा एम्स डिपार्टमेंट का कहना है। लेकिन आज भी उसकी मौत के ऊपर संशय बरकरार है, जो कि जांच का विषय है, क्योंकि उसने की मौत से पहले एम्स में भर्ती रहते हुए जिस तरह से उन्होंने व्हाट्सएप पर अपने मित्रों को अपनी परेशानी, अपनी चिंता जाहिर की थी, कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसमें पत्रकार तरुण को अपनी जान देनी पड़ी। मैं समझता हूं सरकार इस पर तुरंत इंक्वायरी करे और देश को और दिल्ली को बताए कि आखिर किन हालातों की वजह से तरुण सिसोदिया ने ये कदम उठाया, या उसकी मौत के पीछे और कोई कारण था। साथियों, इस रहस्य से, इस मौत के रहस्य से भी पर्दा उठना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ चिंता का विषय ये है, जैसे अन्य कोरोना वॉरियर्स की तरह पत्रकार साथी भी दिन भर, चाहे दिल्ली के अस्पताल हो या इस महामारी को लेकर के जो सूचनाएं पत्रकारों तक पहुंचती हैं, अपने आप को दांव पे लगा करके दिल्ली वासियों तक सच दिखाने का काम पत्रकार साथी करते हैं। और बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है, कई ऐसे पत्रकार परिवारों की जानकारियां मेरे पास है जो इस कोविड से संक्रमित हुए, कोविड उन्होंने जीत पाई और फिर से फील्ड में पत्रकारिता कर रही। लेकिन अफसोस ये है, जहां सरकारी महकमे में रहते हुए जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उदाहरण के तौर पर चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, लैब्स के द्वारा टेक्नीशियंस हो, या सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस के जवान या अन्य वो साथी जिनकी ड्यूटी सरकार के तहत कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में लगाई गई। ये सही है, उसके लिए नीतियां हैं, कुछ अलग विभागों में अलग अलग उनको लेकर के यदि कुछ हादसा या घटना होती है या उनके प्राण जाते तो उनके लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। अफसोस इस बात का है कि पत्रकारिता क्षेत्र में कोई इस तरह की योजना, कोई नीति इस तरह की नहीं है कि ऐसे परिवार जो युवा है और उनके घर में इस तरह की हादसे हो जाए तो उसके परिवार के लोगों के लिए भविष्य में क्या व्यवस्थाएं होंगी। जैसे कि उनके सामने कोई अंधियारा है, कोई संकट है, तो उसका सामना ये लोग कैसे करें। पत्रकार तरुण सिसोदिया जी की इस मौत ने, मैं समझता हूँ, ये खड़े कर दी। तरुण जी के परिवार में 2 बच्चे और उनकी पत्नी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आगे का जीवन वो कैसे तय करेंगे। उनके बच्चों के लालन पालन की समस्या, उनको आगे बढ़ने की समस्या, मैं समझता हूँ ये सब बातें जहन में आती हैं तो बहुत पीड़ा और कष्ट होता है। इसके मद्देनजर भाई तरुण जी जो दैनिक भास्कर के पत्रकार थे, मैं समझता हूँ दैनिक भास्कर परिवार भी उनकी मदद करेगा, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। और इस लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जरूरतमंद लोगों की मदद की। आओ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। मुझे गर्व महसूस होता है
इस आपदा में एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस ही जब इस देश में आपदा आती है तो एक साथ एकजुटता के साथ निस्वार्थ सेवा करती है। लेकिन जब तरुण भाई जैसे हादसे होते हैं तो मन में एक बार फिर जहन में इस तरह का भाव भर के आता है कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इसलिए साथियों, भाई तरुण सिसोदिया जी के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। कांग्रेस केयर्स के नाम से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल यानी कि 9 तारीख को एक फंड रेजिंग कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य तरुण भाई के परिवार को कुछ आर्थिक मदद हम सब मिलकर कर पाए, जिससे कि उनकी धर्मपत्नी और उन बच्चों के लिए थोड़ी सी राह आसान हम कर पाए। एक हमारा प्रयास कल रहेगा। इसके लिए हमने एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया है जो कि समर्पित होगा तरुण सिसोदिया जी के परिवार के लिए। और इस फंड रेजिंग का उद्देश्य यही है कि इस अकाउंट में जो भी साथी, कार्यकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति तरुण जी के परिवार के लिए मदद देगा, पूरी मदद एफडी के रूप में, चेक के रूप में या डीडी के रूप में उस परिवार को हम सौंपेंगे। जिसके लिए मैं अपने निजी तौर पे भी 30,000 रुपए की मदद मैं तरुण जी के परिवार को दे रहा हूँ। और यही आग्रह मैं अपने कांग्रेस परिवार के तमाम दिल्ली के साथियों से भी कर रहा हूँ। दिल्ली दिलवालों की है, ये कहा जाता है, बचपन से हम लोग भी सुनते आए हैं। और दिलवालों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस परिवार की परेशानी को समझना पड़ेगा। हमें पत्रकार राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा, जिन हालातों में काम करते हैं। मुझे याद है राहुल जी ने एक और ट्वीट करके एक हमारे साथी पत्रकार का जिक्र किया, उनकी पीड़ा को भी बताया। सो इस संक्रमण में ये लोग भी फ्रंट लाइन में आकर संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पर अफसोस ये है कि सरकार की नीतियों में उनके लिए तो योजनाएं हैं जो सरकारी ओहदे पर पत्रकारिता में जो लोग काम कर रहे हैं शायद उनके लिए कोई सरकारी नीति नहीं है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि कल कांग्रेस केयर्स के नाम से हम कार्यक्रम स्टार्ट करके इनकी मदद करेंगे तरुण जी की। जो साथी हमसे जुड़ना चाहता है, जो तरुण जी के लिए सहयोग करना चाहे, हमने एक अकाउंट क्रिएट किया जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अकाउंट का नेम है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम से। अकाउंट नंबर है साथी, मैं आपके सामने रखूं, 0182013197। ये ब्रांच है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, दिल्ली। IFC कोड है CNRB 0000158। साथ ही इसका और किसी के लिए इसके बारे में जानकारी लेने के लिए एक नंबर भी हम कर रहे हैं ऑफिस का। वो नंबर भी हम दे रहे हैं 9873436705। साथियों, ये अकाउंट नंबर और इस फोन नंबर पर आप जानकारी लेकर के तरुण जी की मदद कर सकते हैं। कल हमारा ये फंड रेजिंग कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी कि बैंकिंग की जो टाइमिंग है उसके अनुसार हमने रखा है। इसमें आप योगदान कर सकते हैं। ये योगदान सीधे तौर पर तरुण जी के परिवार को हम पहुंचाने का काम करेंगे। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आने वाले समय में इस परिवार के सामने घोर संकट है, कम से कम उससे थोड़ी बहुत राहत तरुण जी की धर्मपत्नी और उनके बच्चों को हम दिला पाए। इसी विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस संक्रमण के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कोविड-19 से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश में लोग मौतें हो रही हैं,
देश के अंदर लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं, बाजार बंद, सड़कें सुनसान हैं, बावजूद उसके सरकारें अभी तक अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही हैं। आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब एक तरह से जब उनकी प्रेस वार्ता सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास कराते हैं कि शायद उन्होंने संक्रमण पर विजय पा ली। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है साथियों, जो मैंने आपको बताया। बेशक ये एक दूसरे की पीठ थपथपाना या श्रेय लेने की बातें करते रहे, लेकिन दिल्ली बहुत डेंजरस जोन में है और ये 1 लाख से ज्यादा आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति आसान नहीं है, नॉर्मल नहीं है। एवरेज 60 से 65 मौत दिल्ली में हो रही है। अंदाजा लगा सकते हैं यदि निरंतर ये बनी रही तो 1 महीने में लगभग 2000 से ज्यादा मौतें दिल्ली वासियों की होंगी। और जुलाई का पूरा महीना है, अगस्त सितंबर तक जो चेतावनी है, मैं समझता हूँ सरकारों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। यही कहते मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल इस विषय थोड़ा हट के है। जी, मेरा सवाल ये है कि पिछले 1 जुलाई को दिल्ली में एक दिव्यांग जो नेत्रहीन बालिका थी, राशन न मिलने से उसकी मौत हो गई। तो हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे प्रश्न आपका थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि आज मैं वार्ता मोबाइल पे कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा रिपीट करेंगे एक बार प्लीज। सवाल मेरा ये है, दिल्ली में 1 जुलाई को एक दिव्यांग बालिका, नेत्रहीन बालिका थी, उसकी जो मौत राशन न मिलने से हुई है, जिसपे दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। जी जी, शुक्रिया। बहुत गंभीर विषय है, मैंने इसलिए कहा कि दिल्ली बहुत डेंजरस जोन में है। एंड जो आपने जिक्र किया है, ये एक बच्चे का उदाहरण तो है जिसपे कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। साथ ही साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दिल्ली ने लोग का जो ये राशन, पूरी राशन देने की बात कहते थे, वो राशन पूरी तरह से बंद कर दिया मेरी जानकारी के अनुसार। एंड सूचनाएं ये भी है कि जिन लोगों को कूपन दिए गए थे, अभी तक कूपन उनके पास है लेकिन राशन नहीं मिला। सवाल ये है, यदि कूपन आपने जारी किए हैं तो स्वाभाविक रूप से वो राशन उनके नाम अलॉट किया गया होगा। लोग कूपन लेके घूम रहे हैं। ये बात मुझे कृष्णानगर से की गई, मंडावली से भी आई मेरे पास, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है। सौभाग्य कहना चाहता हूँ, यदि कूपन आपने जारी किए हैं तो वो राशन कहाँ गया? कूपन के बदले राशन देना था, और जितने कूपन दिए मैं समझता हूँ राशन उतना ही लोगों का अलॉट किया गया हो। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और दिल्ली में आप देखें, जब से सरकार आई है, लाख ये वाहवाही लूटें, लाख पोस्टर होर्डिंग्स में अपनी वाहवाही करें, सच्चाई यही कि इसी दिल्ली के अंदर कुपोषित, खासतौर से उप मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां 3 बच्चों की पहले मौत हो चुकी है भूख से, और जिसका स्वयं मैंने भी जाके उस समय देखा था, और बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माना गया था कि उन बच्चों को खाना नहीं मिल पाए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो भ्रष्टाचार और आम आदमी की बात करते थे, मैं समझता हूँ ऐसे कई उदाहरण है सरकार को आईना दिखाने के लिए कि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो कोविड के समय इस आपदा में मैं समझता हूँ सरकार की और जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे या उसको इलाज ना मिले। तो मैं समझता हूँ सीधे तौर पर सरकारों की जिम्मेवारी है, और यदि केजरीवाल साहब इसको नहीं कर पाते हैं उस चीज के लिए वो गुनाहगार है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हेलो साहब, नमस्कार। मैं मेट्रो न्यूज से सिंगला बोल रहा हूँ। जी हेलो जी, नमस्कार, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे सर, कांग्रेस पार्टी ने भी जो कैंपेन चलाया था
रसोई कम्युनिटी किचन चलाए थे, क्या आप लोग राशन पहुंचा पा रहे हैं वहाँ पर? यहाँ से चल रहे हैं आपके किचन से? बिल्कुल। एंड मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम पत्रकार साथियों का जिन्होंने काफी इस चीज को पब्लिक में बताया भी था, सरकार के सामने भी रखा था। और मैं जी। आज भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आज भी कांग्रेस की रसोई चल रही है और प्रतिदिन 400 से 500 लोग डेली आकर के यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अभी भी आज भी जी। ये सेवा जारी है और जैसे प्रदेश में जारी है वैसे ही अलग अलग दिल्ली के कई कोने में आज भी लोग हमारे मदद कर रहे हैं, राशन की, कच्चे राशन की भी, पके राशन की। लेकिन सरकार ने अपनी वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम बंद कर दी, ये बड़ा प्रश्न है। सो जो सूचनाएं हमें मिलती हैं, हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली में कोई भूखा ना रहे और ये सेवा भाव के साथ जब भी सूचना मिलती है हम उन तक राशन पहुंचाते हैं। जी, धन्यवाद सर। मेट्रो न्यूज आपको कवर करता है। धन्यवाद सर। हेलो अनिल जी, जी। सत्येंद्र बोल रहा हूँ मैं। जी हेलो। हाँ जी, अनिल जी, दिल्ली में जी। कोरोना के भयावह स्थिति के लिए किसको जिम्मेवार मानेंगे? 3 सरकारें यहाँ पर, एमसीडी है, केंद्र सरकार है और केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके लिए ये जो मैस फैला है इसके लिए किसको ज्यादा जिम्मेवार मान रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक तौर से ये केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकारों की जिम्मेवारी बनती है और आप जानते हैं कि कॉर्पोरेशन में एमसीडी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो मेरा कहना है ये आम आदमी पार्टी की जितनी जिम्मेवारी बनती है उतनी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की भी सब जिम्मेवारी बनती है। और आदरणीय राहुल जी ने जब, याद होगा, जब मोदी जी ट्रंप की आगमन के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय राहुल जी ने आगाह किया था कि एक संक्रमण, एक बीमारी धीरे धीरे देश की तरफ बढ़ रही, उनके संज्ञान में डाला था। लेकिन ना जाने क्यों, किस दबाव में, किस वजह से मोदी जी ने उन तैयारी को अधूरा छोड़ करके लोगों के घरों के सामने दीवार लगाते हुए ट्रंप जी की अगुवाई की और अपने गुजरात के दौरान जो मेगा शो किया था, आज मुझे लगता है कि देश भुगत रहा है। वैसे ही केजरीवाल जी के लिए भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली ने केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया, बहुमत दिया और केजरीवाल जी अपने आप को बेटा बताते थे। केजरीवाल जी अपने आप को पढ़ा लिखा, एक आईआरएस और एक समझदार मुख्यमंत्री अपने आप को कहते थे, जो बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल पे भी कई बार क्लेम करते थे कि भाई मैं आईआरएस हूँ, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ते हैं तो कैसे महंगाई का प्रभाव पड़ता है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन वो आज नहीं बताते। बहरहाल सवाल ये है, केजरीवाल जी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि दिल्ली वाले लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं। यहाँ उनको सिद्ध करना था कि एक पढ़ा लिखा काबिल मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है, दिल्ली की जनता ने उनका चयन किया है और उसमें दिल्ली का कोई गलत फैसला नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि केजरीवाल जी 2.5 महीने घर से ही नहीं निकले। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए जो जिम्मेवारियां उनकी थी, मैं समझता हूं तैयारियों में कमी तो मैं तब कहूं यदि अपने घर से निकले हों। वो तैयारी के लिए अपने ऑफिस तक नहीं गए, किसी से बात नहीं की, किसी सिविल सोसाइटी से, किसी आरडब्ल्यूए के लोगों से, किसी एक्सपर्ट से उन्होंने कोई बात नहीं की और वो एक तरह से लोगों को अपने भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ करके, और मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने खुद कहा है कि आप तो आपको संक्रमण के साथ जीना है, भगवान मालिक है, भगवान भला करेगा, अभी भी ये कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपने किया तो मेरी नजर में दोनों ही देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी और देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इसके लिए दोस्त हैं। और जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी थी उनको अपने आप को प्रूव करने की, मेरी नजर में केजरीवाल साहब पूरी तरह से फेल हुए हैं। मैंने एक डरा हुआ, एक घबराया हुआ मुख्यमंत्री देखा है जिसने अपने को बचने के लिए दिल्ली को आगे कर दिया, अपने खुद के डर से दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया और जिसका नतीजा आप देखें, दिल्ली बदल रही है, प्रतिदिन 60 से 65 लोगों की मौत हो रही है।
जी और मेरा एक और सवाल है, एम्स में हमारे एक साथी तरुण सिसोदिया जी का देहांत हो गया, आत्महत्या कर लिया उन्होंने, बड़ा मिस्टीरियस बात आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जी क्या एम्स के व्यवस्था को लेकर के आप संतुष्ट हैं या किसी और के कारण? नहीं, बिल्कुल। मैंने देखिए, आज हमारा जो दूसरा इश्यू है वही तरुण भाई जो हमारे दैनिक भास्कर के युवा और उभरता हुआ पत्रकार था, उसने एक कदम क्यों उठाया, ये बड़ा लगातार वो मैंने व्हाट्सएप की बातचीत मैंने भी देखी, स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आए। दुख होता है जब कोई पत्रकार ये अपनी मौत का अंदेशा जाहिर कर रहा हो और उसके बाद उसकी बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या की सूचना मिले तो स्वाभाविक है कि प्रश्न खड़े होते हैं। इसलिए सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए, तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत यदि मुंबई में, वो भी एक इस तरह का रहस्यमयी आत्महत्या का केस माना गया है, लेकिन इसमें तरुण ने खास तौर से अपनी मौत का लिए अंदेशा जाहिर किया है। तो ये मौत के इस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए, सरकारों को तुरंत इस पे जांच करनी चाहिए और जनता के सामने रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमने तरुण जी के परिवार के लिए एक फंड रेजिंग कार्यक्रम किया है और जो मैंने इसका दी है, क्षमा चाहता हूँ, ये 40 मिनट का तत्काल हमने ये जूम ऐप पे ये प्रेस वार्ता की। कोई सवाल होगा तो मैं प्लीज आपसे फोन पे, मेरा फोन नंबर आप पे है, नहीं तो मैं अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ। मैं आप बच्चे कोई सवाल है तो उसका प्रश्न का जवाब भी मैं आपसे फोन पे उपलब्ध होकर के देने का प्रयास करूंगा। तो यही कहते हुए आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने तरुण जी के परिवार के लिए आज ये फंड रेजिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया है। कल जो भी फंड रेज होगा इस परिवार को हम परसों डीडी या उसकी को हम समर्पित करेंगे। धन्यवाद।